हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं आज के सेशन में, लास्ट सेशन में तीनों कोर्स समझ लेते हैं। आज हम ट्राइब्यूनल सिस्टम पढ़ेंगे इन इंडिया। कैसे चलता है हमारा ट्राइब्यूनल सिस्टम। ओके, तो ट्राइब्यूनल है क्या? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनाया गया है ना, फॉर डिस्चार्जिंग जुडिशियल या फिर हो सकता है क्वासी जुडिशियल ड्यूटीज बनाने के लिए करा जा रहा है। एजेंडा क्या है? जो केस लोड है जुडिशरी सिस्टम पे, जैसे कोई सेशन कोर्ट है या हाई कोर्ट है एक्सेट्रा, इन जगहों पर जो नॉर्मल क्रिमिनल केसेस नहीं यहाँ पे आते, ट्राइब्यूनल में क्रिमिनल केसेस नहीं आते, जो सिविल नेचर के क्राइम्स हैं, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट और जुडिशरी सिस्टम, ये ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। ओके, और टू ब्रिंग सब्जेक्ट एक्सपर्टीज फॉर टेक्निकल मैटर्स। Supreme Court has ruled that tribunals, being quasi-judicial bodies, should have the same level of independence from executives as judiciary. जैसे judiciary में executives का interference नहीं है, वैसे ही tribunal में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक quasi-judicial body है। क्वासी मतलब जैसे हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो पूरा नहीं है, समथिंग मिसिंग जुडिशरी में। ओके, key factors include the mode of selection of members, the composition of tribunals and the terms and tenure of service। मतलब जो ट्राइब्यूनल है वहाँ पे मेंबर्स कौन होंगे, उसका कॉम्पोजिशन कैसा रहेगा और क्या टेन्योर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे क्या होता था, ये बैंक है, ठीक है, एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक बैंक है, ठीक है। इस बैंक से एक पर्सन ने, जैसे मान लेते हैं ये राम है, इन्होंने लोन लिया, ठीक है। जब लोन लिया तब तो ठीक था, बट जब रीपे करने का नंबर आया, ये रीपे नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट कर रहे हैं अपनी पेमेंट के लिए। ओके, जब लोन लिया था उस समय इन्होंने कुछ गिरवी रखा था, लेट्स से फॉर एग्जांपल अपना कोई घर गिरवी रखा था, एक होम गिरवी रख लिया था एज अ मॉर्गेज। ओके, अब टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जब डिफॉल्ट हो रहा है, जब पैसे ये बंदा नहीं दे पा रहा है, उस समय ये घर बेचो, सेल करो और हो गया, अपने पैसे रिकवर कर लो। टेक्निकली तो ऐसे होना चाहिए ना। बट पहले क्या हुआ करता था, 1993 से पहले क्या हुआ करता था कि अब बैंक को कोर्ट के चक्कर काटने हैं, ठीक है, सिविल कोर्ट के चक्कर कटेंगे कि भैया जी हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये लोन नहीं दे रहा है, हमें प्रॉपर्टी बेचने दो। और इस पूरे प्रोसेस पे तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख चलती चली जा रही थी। इसके बारे में आप और बातें करोगे जब आईबीसी पढ़ोगे आप इंटर में, और सरफेसी एक एक्ट है आपके पास, फाइनल जब लॉ पढ़ेंगे। ओके, और बातें पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतनी समझते हैं कि इस प्रोसेस से बचने के लिए 1993 में, 1993 में डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बना। मतलब ये पैसे रिकवर करने के लिए क्वासी जुडिशियल बॉडी बना दी गई है, एक पर्टिकुलर काम के लिए। इससे क्या हुआ, जो सिविल कोर्ट में लोड था रिलेटेड टू बैंक्स असेट बिकमिंग एनपीए, बोले तो नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो रिड्यूस हो गया। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिया में। ओके, डूइंग सम पर्टिकुलर वर्क। जैसे हमारे पास एनसीएलटी है, कंपनी लॉ ट्राइब, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। ओके, देन वी हैव डीआरटी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। हमारे पास सिलेबस में अलग अलग टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल्स याद करने के लिए नहीं है, बट क्योंकि समझना जरूरी था इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो जैसे मैं डीआरटी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो यहाँ पर जो पर्सन इस डीआरटी को प्रिसाइड करता है, जैसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैंने लास्ट सेशन में बताया था आपको, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है,
ठीक है। इट इज एक ही बंदे का बेंच होता है, यहाँ पे जो मेंबर बता रखा है वो एक ही बंदे का होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जहाँ 65 ईयर्स मैक्सिमम एज हो सकती है इस बंदे की टू बी इन द पोजिशन, या फिर 5 ईयर्स ऑफ टेन्योर विच एवर इज अर्लियर। अब क्या ये हमें लर्न करना है? whichever is early, क्या ये हमें लर्न करना है? नो, हम यू डोंट हैव टू लर्न दिस डेटा। ये डेटा हमें लर्न नहीं करना है, सिर्फ समझना है। समझने से क्या होगा, हमें जो ट्राइब्यूनल का कंसेप्ट है वो अच्छे से आ जाएगा। आया ना आपको? जैसे यहाँ पे हमने डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाया थ्रू डीआरटी एक्ट 1993, इस तरीके से हमारे पास एनसीएलटी है और बहुत सारे और ट्राइब्यूनल्स हैं। इसके एपिलेट ट्राइब्यूनल्स भी है, डीआरएटी, एनसीएलएटी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बताया? हमने बताया कि इसका मेंबर्स, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्राइब्यूनल, टेन्योर बताया गया होता है। ये बात ensure, in order to ensure the tribunals are independent of the executives, Supreme Court had recommended all administrative matters to be managed by the law ministry rather than the ministry associated with the subject area. तो बोल रहे हैं हम एग्जीक्यूटिव से फ्री चाहिए, जैसे कोर्ट सिस्टम, जुडिशरी सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एटसेट्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का इंटरफेरेंस नहीं है, वैसे ही ट्राइब्यूनल में भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर काम किया है। लेटर कोर्ट ने रेकमेंड किया क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ही बन गई, ओके, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कर रहा था पहले, बट अब इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल कमीशन है जो ट्राइब्यूनल्स का ख्याल रखती है। These recommendations have not been implemented. recommend तो किया कोर्ट ने, बट ये recommendation implement नहीं हुई। तो अब जो पहले चल रहा था सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट ने रेकमेंड किया ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स टू बी मैनेज बाय लॉ मिनिस्ट्री, वही चल रहा है। जो रिकमेंडेशन आया कि एक सेपरेट नेशनल लॉ ट्राइब्यूनल होना चाहिए, सॉरी नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन होना चाहिए, वो नहीं हुआ। whereas the reasoning for setup of some tribunals was reduced pendency of cases in the courts. Several tribunals are facing the issues of large case loads and pendency. कोशिश ये कही थी कि कोर्ट्स का लोड हटा के ट्राइब्यूनल पे भेज दिया जाए, अब ट्राइब्यूनल का लोड बढ़ गया है। कहानी बात ये है, ठीक है। हम चाह रहे थे किसी एक का सोल्यूशन दूसरे के थ्रू होना, बट इट सीम्स कहानी अभी भी गोलमाल है। तो स्ट्रक्चर क्या है ट्राइब्यूनल का? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पे भी ट्राइब्यूनल्स हैं और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी ट्राइब्यूनल्स हैं। और ट्राइब्यूनल क्या है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, समझाया है ना क्या है ट्राइब्यूनल। तो ट्राइब्यूनल्स में एज सच जजेस नहीं होते हैं, है ना, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं जो कि लोगों की प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कैम हो गया मोबाइल से रिलेटेड, ओके, तो पर्टिकुलरली वहाँ पर सिविल या क्रिमिनल कोर्ट के जाने की जगह, बट वो पर्टिकुलर मैटर में ही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के बारे में बताया है, मान लेते हैं कोई कंपनी वाइंड अप हो रही है, उसका उधार बाकी है, तो वहाँ पर एडजुडिकेटिंग बॉडी एनसीएलटी हो जाती है। इसके बारे में अगेन आप और बहुत सारी बातें पढ़ेंगे जब इंटर में आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पढ़ेंगे, अभी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल्स क्या है? जुडिशियल बोल सकते हैं, क्वासी जुडिशियल बोल सकते हैं, जो लॉ के अंतर्गत बनाया गया है। करेंटली ट्राइब्यूनल्स दोनों सबऑर्डिनेट्स ऑफ हाई कोर्ट भी बना रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स एंड एज सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट बना रहे हैं, सब सब्स्टिट्यूट फॉर हाई कोर्ट भी है और सबऑर्डिनेट टू हाई कोर्ट भी है। मतलब इसको समझिए कि हाई कोर्ट की जगह ये सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, और ये सबऑर्डिनेट हो गया टू हाई कोर्ट। जैसे हमने पिक्चर में भी, स्ट्रक्चर ढांचे में भी देख लिया है, ओके। इनफॉर्मर मतलब जब आप सब्स्टिट्यूट हो, हाई कोर्ट की जगह हो,
okay, appeals from the decision of the tribunal such as Securities Appellate Tribunal lies within the Supreme Court in later such as the Appellate Board under the Copyright Act 1957 appeals are heard by the corresponding High Court। क्या कहने का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं और ट्राइब्यूनल है, या सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही ट्राइब्यूनल है, मान रहे हैं फॉर एग्जांपल ये जो ट्राइब्यूनल है ये लेट्स से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज का है, सिक्योरिटीज एपीलेट ट्राइब्यूनल है। अब यहाँ से एक डिसीजन आया, उस डिसीजन से बंदा अभी भी अग्रीव्ड है, हैप्पी नहीं हुआ है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप इसकी अपील लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। जस्ट इन केस अलग से एक अपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया डेट एंड रिकवरी ट्राइब्यूनल है, उसके ऊपर DRAT है, लेट्स से ये सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है, इसके ऊपर नहीं है लेट्स से कोई ट्राइब्यूनल, ओके, तो ये कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा फिर ये केस। और अगर कोई केस इस वाले ट्राइब्यूनल में है, जैसे हमने अभी अभी बात करी एग्जाम्पल देखा कॉपीराइट वाला ट्राइब्यूनल, एपीलेट बोर्ड अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो यहाँ पर अगर अपील लेकर जाना है तो आप हाई कोर्ट के पास अपील करेंगे, यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं है फिर आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के। ये तो बट ऑब्वियस है, बट जस्ट इन केस केस बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन्हें ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्या है कॉम्पोजिशन ट्राइब्यूनल का? सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि जो मेंबर्स है ट्राइब्यूनल के या तो डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे या अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज अगर आपका है तो आप वो भी हो सकते हो। द प्रेजेंस ऑफ एक्सपर्ट मेंबर्स मतलब जो टेक्निकल मेंबर्स हैं along with judicial members is a key feature of tribunal which distinguishes them from traditional courts। ट्रेडिशनल कोर्ट्स में तो खाली जजेस ही होते हैं, यहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर्स तो होंगे बट उसी के साथ साथ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी होंगे। जैसे मान लेते हैं एक जज है, उसको जज से रिलेटेड सारी बातें आती हैं बट उस जज से उसको शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें नहीं आती हैं, ओके। तो अब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल में जो जुडिशरी सिस्टम है उनका प्रेजेंस तो रहेगा बट उसी के साथ ऐसे लोग भी रहेंगे जिनको ये सिक्योरिटी मार्केट अच्छे से आती हो, टेक्निकल एक्सपर्ट हो उस एंगल से। ठीक है, ओनली पर्सन विद जुडिशियल बैकग्राउंड जैसे कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड लॉयर्स विद अ प्रिस्क्राइब्ड एक्सपीरियंस हु आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज हाई कोर्ट जजेस मे बी कंसिडर्ड टू बी अपॉइंटेड एज जुडिशियल मेंबर्स। और उसके अलावा टेक्निकल मेंबर्स हैं हमारे पास जिनको टेक्निकल नॉलेज है उस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स rationalization and condition of services ordinance 2021 has abolished 9 tribunals and transferred their functions to high court. This action would add to pending cases of high courts। of course no tribunal हटा दिए इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत। ऑर्डिनेंस तब आया था जब सेशन नहीं था, रिसेस में थे सेशन, है ना। ऑर्डिनेंस आया 2021 में और नो ट्राइब्यूनल्स रद्द कर दिए गए। तो और जो उसके पास केसेस थे वो हाई कोर्ट के पास चले गए, हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी बर्डन था तो यहाँ पर बर्डन बढ़ गया। अपील्स फ्रॉम ट्राइब्यूनल्स यूजुअली लाई इन द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, ये हमने पढ़ लिया है। हाउएवर सम लॉज स्पेसिफाई दैट अपील्स विल बी हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। वो कब होगा? जब सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगा ट्राइब्यूनल। अगर हाई कोर्ट के नीचे ट्राइब्यूनल तो अपील हाई कोर्ट के पास जाएगी। ये हम स्ट्रक्चर में ढांचे में ऑलरेडी पढ़ लिए ना। एक टेबल बना रखा है जो बता रहा है कि ट्राइब्यूनल्स एंड द कोर्ट विद अपील जुरिस्डिक्शन अपॉन देम क्या है। जैसे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है, ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर आया ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इसका अपीलेट कोर्ट कौन है? मतलब अगर आप इस कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट के पास जाने वाले हो। ऐसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो बना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, और यहाँ से भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील लेके जाओगे हाई कोर्ट के पास।
फिर अपन के पास कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो बना कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाओगे हाई कोर्ट के पास। फिर अपन के पास अपीलेट ट्राइब्यूनल जो बना स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैन्युपुलेटर्स फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1976। यहाँ पे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जाओगे हाई कोर्ट के पास। ओके, देन यू हैव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल, ये बना एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के अंदर। अब अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाने वाले हो सुप्रीम कोर्ट के पास। पहले 4 हमने हाई कोर्ट के पास देखे, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा। ओके, आंखें बंद करके आपको पिक्चर इमेजिन क्रिएट करनी पड़ेगी, ओनली देन दिस टॉपिक इज डन। और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है अपन के पास, ठीक है। बहुत समय नहीं देंगे बट 10 मिनट आपको इस टॉपिक को सेल्फ रिविजन के लिए देने ही देने हैं। ओके, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल बना, रेलवे क्लेम्स ट्राइब्यूनल एक्ट 1987 के अंदर। यहाँ पर जो आपका अपीलेट ट्राइब्यूनल है वो है हाई कोर्ट। सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के अंदर। यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। ओके, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल, इसे हम DRAT कहते हैं। द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, मैंने आपको बताया जैसे ये बना, ये यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, हाई कोर्ट के पास जाओ, ठीक है। टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 एक्ट के अंदर बना है। और यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ अपील लेके, ठीक है। ये हमारी बुक में दिया हुआ है चार्ट, इसलिए हमको यहाँ समय बिताना पड़ रहा है। NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, ठीक है। DRAT से आप हाई कोर्ट पे जा रहे थे बट NCLAT से आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हो, ओके। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये बना सुप्रीम कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सॉरी, CPA या कोपरा बोलते हैं इसे। और यहाँ पे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। याद है आप लोग को, क्या आपने 12th क्लास में बिजनेस स्टडीज में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका यूनिट 12 है, वहाँ क्या पढ़ा था कि पहले डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, यहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो तो विदिन 45 डेज ऑफ द अपील जा सकते हो स्टेट कमीशन के पास। यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो नेशनल कमीशन के पास, और यहाँ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे 30 डेज है, यहाँ पे भी 30 डेज है। एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं, बट ये आपको याद दिला रही हूँ मैं कि आप ये ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, ओके। अपीलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी बना, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर। यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल बना, आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के अंदर। यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010, यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, ओके। इस तरीके से आपके पास ये 3 स्लाइड्स में चार्ट दिया हुआ है। समय बिताएंगे, स्पेशली कौन से कोर्ट के पास जाना है, हमारी किताब में इसके बारे में प्रॉपरली बातचीत करी हुई है। 10-15 मिनट हम इस टॉपिक को डेफिनेटली पर्सनल लेवल पर देंगे ना, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताएंगे, जो आपका सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल है वहाँ पे अपील कौन से कोर्ट में जाएगी, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर NCLAT है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बना हुआ अपीलेट ट्राइब्यूनल है, यहाँ से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपनी अपील लेके कौन से कोर्ट में जाओगे। 2 क्वेश्चन, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल का कौन सा अपील कोर्ट रहेगा, और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल का कौन सा को अपील का कोर्ट रहेगा। ये 2 क्वेश्चन आपके हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसे हम ADR के नाम से जानते हैं। क्या है ADR? जैसे मान लेते हैं 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, दे आर फाइटिंग, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट, can there be somebody who listens to them and give them solution? Let's say ये 2 भाई हैं जो लड़ रहे हैं, और अब बुआ जी आके इनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की, एक कॉम्प्रोमाइज तक पहुंचाने की, एक सेटलमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है। तो एक रेजोल्यूशन का प्रोसेस है कि आप कोर्ट के थ्रू चले जाइए। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दिस एज अ रेजोल्यूशन प्रोसेस,
ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या तरीका हो सकता है, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पैसों के पीछे लड़ाई हो रही है, जमीन जायदाद के पीछे लड़ाई हो रही है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट लेट्स फाइंड अ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एडीआर एक ऐसा प्रोसेस है जो आउटसाइड द कोर्ट रूम सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फैमिली मैटर्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग, लेट्स से दोनों डाइवोर्स के लिए जा रहे थे, हाँ भैया ऐसा है डाइवोर्स मत करो, काउंसलिंग करवा लो, कंसिलिएशन करा लो, लेट्स गो विद एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, एंड हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाए और आपकी शादी कंटिन्यू रहे। सही बात है, ठीक जी। तो पहले क्या हुआ करता था, एक एडीआर इंडिया में बहुत समय से चल रहा है ना, जैसे लोक अदालत इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम्स एज एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। जैसे अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपका कैमरा में गाड़ी का नंबर पकड़ा गया है और आपके घर चलाना आ गया, और एक बार मुझे याद है हमारे जीजू, मतलब मेरे हस्बैंड के जीजू का गाड़ी का 40,000 मतलब इकट्ठे होते होते और 40,000 रुपीज़ का चालान वैल्यू दिखाई दी। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ही जस्ट पेइंग इट ऑफ, ही वेंट थ्रू लोक अदालत, वहाँ ऑफ कोर्स जाके अपना उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, या सॉरी बोला, या व्हाट्सएवर ही डिड इट, ओके, ही एक्सेप्टेड हिज नो मिस्टेक, और उसके लिए कहा कि भैया 40,000 इज टू मच फॉर अस टू गिव, प्लीज रिड्यूस द अमाउंट। तो जीरो तक भी किया जा सकता था इस अमाउंट को, बट इट वॉज सेटल्ड एट समवेयर इन बिटवीन। ओके, तो एक सोल्यूशन रेजोल्यूशन निकालने का एक ऑल्टरनेट सिस्टम, और यहाँ ये आज से नहीं चल रहा है। अगर मैं पंचायती सिस्टम में जाऊँ, विलेजेस में जाऊँ, वहाँ पे कोई लॉयर्स नहीं है, कोई आपकी दलीलें नहीं दे रहा है कि मेरा मेरा मुवक्किल क्या बोल रहा है, ठीक है, मेरी साइड की पार्टी क्या बोल रही है। खुद जाएंगे और खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और लोग इसको प्रेफर भी करते हैं क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली फीस टू कोर्ट इज लेस, टाइम इज लेस, और कहीं कहीं पे तो फी है ही नहीं। जैसे लोक अदालत में देयर इज नो फी दैट यू नीड टू पे। ओके, चलिए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या? द प्रोसेस बाय विच डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज आर सेटल्ड और ब्रॉट टू रिजल्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन। भैया एक तो ट्राइब्यूनल बनाए कि भैया इन लोग का बर्डन जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो कम हो जाए, और एक तरीका है कि भैया कोर्ट से ही बाहर सेटल अगर कर लो तो नथिंग लाइक इट विदाउट एनी ट्रायल्स इज नोन एज ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर ऑफर करता है हर तरीके के टाइप ऑफ मैटर, चाहे वो सिविल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, फैमिली हो, वेयर पीपल आर नॉट बीइंग एबल टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ नेगोशिएशंस एंड रीड टू अ सेटलमेंट। बट ये ध्यान रखेंगे, किसी ने किसी का किडनैप कर दिया है, रेप कर दिया है, मर्डर कर दिया, क्रिमिनल नेचर वाले ऑफेंसेस एडीआर के थ्रू रिजॉल्व नहीं होते हैं। Okay, generally ADR uses neutral third party who helps the parties to communicate, discuss the differences and dispute, resolve the dispute। जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है। हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, what are the ways through which solutions can be brought are arbitration, लोक अदालत, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। चारों वर्ड सेम से लग सकते हैं इन योर हेड, बट दे हैव देयर ओन मीनिंग। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद आर्बिट्रेशन। The dispute is submitted in an arbitral tribunal which makes a decision. An award, एक award pass करते हैं कि भाई ये है solution, okay, on the dispute that is mostly binding on the parties. Except for some interim measures, that is very little scope for judicial intervention in arbitration process. ओके, तो आर्बिट्रेशन प्रोसेस का मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ पहले शेयर करती हूँ, ओके, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक बारी। जैसे मान लेते हैं हमने क्या बोला है, यहाँ पे एक न्यूट्रल पार्टी रहेगी और मिनिमम इंटरफेरेंस रहता है जुडिशियल इंटरवेंशन का, है ना। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी। कंपनी ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये गुड्स सप्लाई करेगा
ऑफ कोर्स उसके लिए कंपनी भी पेमेंट करेगी। ओके, अब क्या हुआ, 6 महीने तक तो सब कुछ फाइन रहा, 6 मंथ्स तक एवरीथिंग केप्ट गोइंग, 6 मंथ्स तक एवरीथिंग वाज फाइन। ओके, बट 6 महीने बाद कंपनी ए ने गुड्स सप्लाई करना बंद कर दिया। स्टॉप कर दिया गुड्स को सप्लाई करना। अब कंपनी बी और कंपनी ए एक थर्ड पार्टी मतलब आर्बिट्रेशन के थ्रू सल्यूशन निकालना चाह रही थी। ओके, अब जब पूछा गया ए और बी की कहानी कि भैया ए आपने सामान भेजना क्यों बंद कर दिया, तो ए ने बताया कि भैया ये लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अगर पे नहीं करेंगे तो हम आगे सामान कैसे देंगे। अब बी बोल रहा है हमने पेमेंट इसलिए रोके कर, हम पेमेंट नहीं इसलिए दे रहे हैं बिकॉज सामान में डिफेक्ट है, सामान में डिफेक्ट है। तो आर्बिट्रेशन में क्या, जो आर्बिट्रेटर है उसने क्या बोला, आर्बिट्रेटर ने बोला ऐसा है कि मिस्टर ए आप डिफेक्ट को रिमूव करिए, और मिस्टर बी को बोला ऐसा है अभी के लिए 75% पेमेंट कर दीजिए, 75% पेमेंट कर दीजिए और डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा तो बैलेंस पेमेंट भी आपको करनी पड़ेगी। तो एक तरीका क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम तारीख टू तारीख, तारीख टू तारीख, है ना, और पता चल रहा है हम ऊपर ही पहुंच जाए तब तक जब तक तारीख का नंबर आ रहा है, आप इस प्रॉब्लम को थ्रू आर्बिट्रेशन, थ्रू आर्बिट्रेटर्स सॉल्व करा लीजिए, सॉल्व करा लीजिए। Am I clear to everybody? Are we clear with what is arbitration? If this is clear, give me a चमका in the chat box मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब एक और तरीका है हमारे पास ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का, जिसे हम बोल रहे हैं कंसिलिएशन। कंसिलिएशन क्या है, अ नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर। और एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस में जो आर्बिट्रेटर है जो ये बोल रहा है कि आप ये करो और आप ये करो, ये क्या है, अवार्ड पास कर रहा है। व्हाट इज ही डूइंग, जो ऑर्डर दे रहा है इसी को हम अवार्ड कह रहे हैं। अब अगर मैं कंसिलिएशन के बारे में बात करती हूँ तो इट इज नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, ये बाइंडिंग नहीं है, इन विच इम्पार्शियल थर्ड पार्टी द कंसिलिएटर assist the parties to a dispute in reaching a mutually satisfactory agreed settlement of dispute। मतलब दोनों लोग जो भी पार्टीज हैं इस पूरे डिस्प्यूट में, लड़ाई झगड़े में, उनको एक म्यूचुअल कंसेंसस पे ला रहा है कि थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा तू ये कर ले। ओके, द पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट, नॉन बाइंडिंग है ना, नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है, क्योंकि नॉन बाइंडिंग है इसलिए वो फ्री है कि या तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं जो इस म्यूचुअल कंसेंसस या म्यूचुअल अग्रीमेंट पे लाने की कोशिश कर रहा है कंसिलिएटर, या रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो रिकमेंडेशन कंसिलिएटर से आया है। However, if both parties accept the settlement document drawn by the conciliator, it shall be final and binding। अगर दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया, ए ने कर लिया, बी ने नहीं किया, बी ने कर लिया, ए ने नहीं किया है, तो ये बाइंडिंग नहीं हुआ। बट अगर दोनों ने ओके कर लिया है तो जो भी अवार्ड पास किया है, ओके, जो भी सेटलमेंट पास किया है इस कंसिलिएटर द्वारा, उसे हम मान लेंगे कि वो बाइंडिंग है। एम आई क्लियर वंस अगेन? जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मिस्टर ए, एक मिस्टर ए है जो XYZ कंपनी में काम करते थे। ओके, यहां से इनको लेट्स से फायर कर दिया, ही वॉज, मिस्टर ए वॉज फायर्ड। तो मिस्टर ए ने केस कर दिया है, लेट्स से कंसिलिएशन के थ्रू इन्होंने कहा कि ऐसा है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी के पास गए ये, इस थर्ड पार्टी का नाम लेट्स से फॉर एग्जांपल PQR कंपनी है, ठीक है, जो कंसिलिएशन या कंसिलिएटर का काम कर रही है।
जो कंसिलिएटर का काम कर रही है। तो अब इन्होंने कुछ सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए बातचीत बताई, इन्होंने सेटलमेंट तक पहुंचने के लिए कोई बातचीत बताई। क्या सेटलमेंट करने की कोशिश करी कि ऐसा है कि आप अगर XYZ मिस्टर ए के काम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो एक तो इन्हें अलग होने के लिए सेवरेंस पे दो, मतलब मान लेते हैं इस महीने की सैलरी तो जाएगी, नेक्स्ट महीने की सैलरी भी दो और उसके नेक्स्ट महीने के लिए से बेसिक पे दो, प्लस एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दो। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मतलब किसी और कंपनी में ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दिखाकर वो जॉब ले पाए मिस्टर ए। ओके, अब अगर दोनों पार्टीज, इफ बोथ पार्टीज अग्री, अगर दोनों पार्टीज अग्री कर लेती हैं, जो सेटलमेंट आया है, जो सेटलमेंट आया है उस पे दोनों पार्टीज अग्री कर लेती हैं तो बाइंडिंग हो जाएगा, दोनों को फुलफिल करना पड़ेगा लीगली, लीगली इट बिकम्स बाइंडिंग। मान लेते हैं ईदर ईदर पार्टी डिसअग्री, तो अब भैया आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपना सोल्यूशन निकलवा सकते हैं। अब ये बाइंडिंग नहीं होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा लीगली। एम आई क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज कंसिलिएशन ऑन द स्क्रीन? Are we clear with what is conciliation on the screen? Yes. Now let's move forward and let's talk about मीडिएशन। मीडिएशन क्या है? एक इम्पार्शियल पर्सन जिसे हम मीडिएटर कह रहे हैं, वो हेल्प करता है पार्टीज को एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल रेजोल्यूशन पर पहुंचने के लिए। जो मीडिएटर है वो डिसाइड नहीं करता है द डिस्प्यूट बट हेल्प्स द पार्टीज कम्युनिकेट, उन्हें बातचीत करने में मदद करता है। ओके, सो दे कैन ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट देमसेल्फ। मतलब कॉलेज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई, एक मीडिएटर आएगा जो दोनों का फ्रेंड होगा, कहेगा बात करो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वैसा वाला मीडिएटर है। बट ये कानून द्वारा एडमिन ने मीडिएट किया जा रहा है। वो ये तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, भी मम्मी ने देख लिया ना, चाहे कान में हेडफोन भी लगा रखा हो, मम्मी कहेगी पढ़ रहा है मोबाइल देख रहा है। हाँ, मीडिएशन लीव्स कंट्रोल ऑफ द आउटकम विद द पार्टीज। कंट्रोल नहीं करता है पार्टीज, तुम खुद देखो। दिस इज मोर और लेस एन इनफॉर्मल वे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इनफॉर्मल वे है सेटलमेंट या अरेंजमेंट तक पहुंचने का। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मोर और लेस इनफॉर्मल वे कौन सा है ADR में? द आंसर हियर इज मीडिएशन। कभी बने हो तुम मीडिएटर? हाँ, या तुम्हारा किसी ने मीडिएशन कराया है? जैसे मान लेते हैं ये एक लेडी है, ओके, और इनका एक लेट्स से कॉम्प्लेक्स है और कोर्ट से ऑर्डर आया कि इसको डिमोलिश कर दो। एक ऑर्डर आया कोर्ट से कि इसे डिमोलिश कर दिया जाए इस बिल्डिंग को, ठीक है। लेट्स से एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने कंप्लेन करी थी इस कॉम्प्लेक्स के बारे में व्हाटसोएवर। अब अगर इसे तोड़ दिया गया और बाद में ये जीत गई तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हो सकता है इस पूरे प्रोसेस में बीच में एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया जाए या एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जाए थ्रू मीडिएशन। ओके, जैसे मैंने बोला इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर पास कर दिया, ये एक बार अगर बिल्डिंग टूट गई फिर हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो इसलिए एक स्टे ऑर्डर फॉर द टाइमिंग कर दे रहे हैं कि भैया तोड़ो मत, एक सोल्यूशन तक पहुंचते हैं। फिर अगर आपको लगेगा तोड़ना है तो तोड़ देना, बट अभी तो मत तोड़ो ना, अभी तो फाइनल ऑर्डर नहीं आया ना, इसलिए हम यहाँ पर स्टे ऑर्डर भी लिखवा सकते हैं। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकता है। अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाई हो रही है तो बुआ जी दोनों के बीच की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकती हैं, है ना। यही हमारा ADR पूरा बेस्ड है। जैसे मान लेते हैं रॉस और हमारी रेचल ग्रीन में लड़ाई हो रही थी, अब ये फ्रेंड्स किस काम के हैं? इनके बीच में मीडिएशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट करो और एक इनफॉर्मल वे में, मतलब कंट्रोल नहीं है मीडिएटर का यहाँ पर, ठीक है।
जस्ट रिजॉल्व, कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की कोशिश करी जा रही है, डिस्प्यूट जो हुआ है उसे सॉल्व कराने की कोशिश करी जा रही है। एम आई क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? अब लोक अदालत का एग्जाम्पल तो मैंने चालू करते ही बोला था, है ना, अपने जीजू का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। An interesting feature of Indian legal system is the existence of voluntary agency, जिसे हम पीपल्स कोर्ट या अदालत कहते हैं। ये बनता है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। लोक अदालत एक्ट के अंदर नहीं बनती है, इट इज मेड अंडर लोकल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट इन 1987। इट वाज पास्ड। लोक अदालत या पीपल कोर्ट्स कंप्राइजेज ऑफ फोरम विच फैसिलिटेट्स नेगोशिएशंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर। यहाँ पे जज नहीं होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, इट्स नॉट अ जज। लोक अदालत में जज नहीं होता है, ठीक है, जुडिशियल ऑफिसर होता है। द ऑर्डर ऑफ द लोक अदालत इज फाइनल एंड शॉल बी डीम्ड एज अ डिक्री। जैसे अवार्ड आया था आर्बिट्रेशन में, वैसे ही जो ऑर्डर लोक अदालत के थ्रू आ रहा है उसे हम डिक्री कह रहे हैं। अवार्ड किसके थ्रू आया था मेरे प्यारे बच्चों? अवार्ड आया था थ्रू आर्बिट्रेशन। वैसे ही सिमिलरली जो ऑर्डर आ रहा है लोक अदालत से वो भी बाइंडिंग है और ये डिक्री कहलाता है, ओके, of a civil court and shall be binding on the parties to the dispute. The order of the लोक अदालत is not appealable in the court of law। या तो दोनों अग्री मत करो, बट अगर अग्री कर लिया है तो इसे आप अपील नहीं कर सकते। एजेंडा ही है ना कि जो प्रॉब्लम, जो इतने सारे बर्डन है कोर्ट सिस्टम में, हमारे जुडिशियल सिस्टम में, उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है ना, एजेंडा तो यही है। फिर वापस पहुंचा दो लोक अदालत से वहां तो प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे दोनों पार्टी को अग्री करना पड़ेगा। अगर दोनों में से किसी पार्टी ने अग्री नहीं किया तो फिर इट इज नॉट बाइंडेबल, ओके। बेसिकली कॉम्प्रोमाइज से सेटलमेंट तक पहुंचने की कोशिश करी जाती है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो एडिया से रिलेट करते हैं, सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी का, सीआरपीसी क्या था? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वैसे ही सीपीसी इज व्हाट? सिविल प्रोसीजर कोड। ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी टू पीपल इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट आउटसाइड द कोर्ट। जब लगता है कि आप बाहर जाके समझौता करके आओ, तो कोर्ट्स भी कभी कभी एडीआर के थ्रू सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, ओके। इसमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, लोक अदालत आ जाते हैं। द एक्ट विच इज डील विद एडीआर आर Arbitration and Conciliation Act 1996 एंड द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। ये एक्ट हमें लर्न करने आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। वी हैव टू लर्न इट, it is easy and there are higher possibility of this topic coming in your examination, ठीक है। चलिए now, since court in India are already burdened with huge backlog of cases, तो statutory provisions through mediation मेक अ मीडिएशन अ कंपल्सरी प्रीरिक्विजिट। भैया पहले काउंसलिंग कर लो, मीडिएशन के थ्रू कर लो, अगर वहाँ पे भी नहीं होता फिर तो चलो डाइवोर्स केस चालू करेंगे ही। कुछ स्टैचूट्स जो कंपल्सरीली एडीआर के थ्रू या कंपल्सरीली मीडिएटर के थ्रू आने को बोलती है, क्योंकि मीडिएटर के थ्रू अगर आ रहे हो तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग, नो, इट इज़ बेसिकली एक इनफॉर्मल तरीका है, कंट्रोल नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन है। तो कहाँ मीडिएशन कंपल्सरी ही है। कंपल्सरी किन किन एक्ट में बता रखा है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 4 बोल रहा है कि पहले एक कंसिलिएटर असाइन कर दिया जाता है कि कंसिलिएट कर लो भैया, अगर कंसिलिएशन किया जा सकता है तो, ओके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मीडिएट and settle industrial disputes and prescribe a procedure to be followed in a great detail, ओके। ऐसे ही कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, जहाँ बोला कि सारे पहले केसेस को मीडिएशन में लाओ, अगर मीडिएशन से सोल्यूशन निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे सारे फैमिली कोर्ट्स के लिए, जैसे कोई तलाक एक्सेट्रा का केस चल रहा है, कोई पर्सनल मैटर्स है, मीडिएशन के थ्रू सॉल्व कराओ। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 442 बोल रहा है रेफरल ऑफ डिस्प्यूट्स टू मीडिएशन बाय एनसीएलटी एंड द एपीलेट ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी। अगर एनसीएलएटी से जाते हैं तो कहाँ जाएंगे अपील लेके? आपका होमवर्क भी है, आई होप इसने आप इसका आंसर आप ऑलरेडी दे चुके हैं।
MSME में भी ADR के थ्रू सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे भी मैंडेटरी मीडिएशन और कंसिलिएशन है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में भी सेटलमेंट एमिकेबल, मतलब लड़ाई झगड़े की जगह बातचीत से तालमेल बिठाया जा सकता है। कमर्शियल कोर्ट्स में एक अमेंडमेंट आया 2018 में, जहाँ पर भी मैंडेटरीली आपको मीडिएशन करना है बिफोर यू फाइल द सूट, केस फाइल करने से पहले। द अमेंडमेंट अलाउज लिटिगेशन ओनली द पार्टीज मीनिंगफुली एंगेज इन मीडिएशन, ओके, एंड स्टिल फेल्स टू रिजॉल्व द मैटर। मीडिएशन गए तो बट सोल्यूशन नहीं निकला, फिर तो जाना ही पड़ेगा ना कोर्ट के पास, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड, यहाँ पर भी CPA के अंदर 2019 में एक नया चैप्टर डाला गया, जहाँ पे भी मीडिएशन आ गया है। मीडिएटर अगर में हल्की फुल्की बातें आपने बिजनेस स्टडीज़ में अगर आपको याद हो तो पढ़ी है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ ही रहे हैं। ये मीडिएटर 2019 में आया, इससे पहले मीडिएशन प्रोसेस नहीं था हमारे पास। जब कोपरा 1986 पढ़ते थे हम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ओके। तो इस ADR का एडवांटेज क्या है? समय कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ऐसे लोक अदालत में तो ऑलमोस्ट निल फी है और लोग इसलिए इसे प्रेफर करते हैं, बट लोक अदालत में 20 लाख से नीचे वाले केसेस ही जाते हैं। खैर इतनी डिटेल्स हमारे सिलेबस में है नहीं, तो जो है उसको पढ़ते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग है, पीपल रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन शॉर्ट पीरियड, तारीख पे तारीख नहीं होती है। और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ पे अलग से आपको एक लॉयर नहीं चाहिए, ठीक है ना। Generally less expensive than litigation. Also as a platform, this is less aggressive dispute resolution process, which often leads to amicable settlement. कहीं बीच में आ जाते हैं, मैंने तेरे 1 रुपये देने थे बट मेरे पास तो 80 पैसे ये देने को, ठीक है भाई तो 80 पैसे दे और बात खत्म करते हैं। समझ रहे हैं? दिस इज हाउ ADR हैपन्स, ओके। अब हमारे पास कुछ रेगुलेटरी बॉडीज हैं इंडिया में, जैसे RBI, PFRDA, SEBI, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। ADR यहाँ पे हुआ खत्म, और ये आई थिंक इज द लास्ट टॉपिक एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर। गिव मी अ मोमेंट, लेट मी क्विकली चेक। यस, हमारे पास सारे वो रह गए हैं रेगुलेटरी बॉडीज। बस 15-20 मिनट, चलिए मैक्सिमम हाफ एन आवर और लगाएंगे और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा डन, ठीक। चलिए, along with courts, tribunals and alternate dispute resolution mechanism, हमारे पास कुछ और forums भी हैं जो regulatory bodies हैं, जैसे कि SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA, AMFI, MCA, NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। ये सारे हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज है जो रेगुलेशंस बनाते हैं, जो हम फर्स्ट सेशन ऑफ दिस चैप्टर पढ़ के आए, जब 4th सेशन में और चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो पर्टिकुलर चीज़ों से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाती है। शुरुआत करते हैं सेबी के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी आप हम समझते हैं, अगेन आप क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में पढ़कर आए हैं। स्टैट्यूटरी वो होती है जो किसी लॉ से बनी है। तो सेबी एक्ट 1992 से सेबी बना है ना। RBI एक्ट 1934 से RBI बना है। यस, okay, established under the SEBI Act 1992 as a response to prevent malpractices in capital markets। तो अगर आपने रिस्क है तो इश्क है सीरीज देखिए, तो आपने देखा है सेबी बना है उसी समय, है ना। दैट वर नेगेटिवली इम्पैक्टिंग, लोग जो मैल प्रैक्टिसेस इस्तेमाल कर रहे थे अपने अपने पैसे बढ़ाने के लिए, लोग की आंखों में धूल झोंक रहे थे, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे थे पीपल्स कॉन्फिडेंस इन मार्केट। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रिवेंट मैल प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर प्रॉपर एंड फेयर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट। और इससे बहुत ज़्यादा आप पढ़कर आए हैं अपने सेबी के बारे में क्लास 12th में। यस, यू हैव स्टडीड अबाउट इट। तो सेबी कैसे एक्ट कर रहा है, सेबी के कुछ प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, कुछ रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, कुछ डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, और आपने इनकी डिटेलिंग्स भी पढ़ी हैं 12th क्लास में। बट अब हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का अभी भी है, जो वहाँ पढ़ा था उससे कम ही है हमारे पास। तो आइए पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, इन्वेस्टर एजुकेशन स्प्रेड करनी है, अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, प्राइस रिजिंग ना हो रही हो, झूठ जानबूझ के कोई चीज़ 10 रुपये की उसे 50 रुपये तक नहीं लेके जा रहा, और डिमांड सप्लाई को मैनिपुलेट करके,
Yes, then you have regulatory functions. These are performed to ensure कि proper जो एक्टिविटीज़ है, रेगुलेशंस जो हमने लगाई हुई है सेबी ने, वो इम्प्लीमेंट हो रही है. लोगों को डर होगा कि हमारे एक्शन का कंसिक्वेंस होने वाला है, तो वो कम करेंगे वो काम. इट इंडिकेट्स फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट and guidelines for all types of market participants, conducting an audit of exchange. ऑडिट करो, ठीक है. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इंटरमीडियरीज का, जैसे कि ब्रोकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स. कोई फीस लगानी है, कोई फाइन्स लगाने हैं कि भैया तुमने मिसकंडक्ट किया है, ये तुम्हारी पेनल्टी देनी पड़ेगी, है ना. पीपल हैव टू हैव दैट थिंग इन देयर हेड. देन डेवलपमेंट फंक्शन. डेवलपमेंट कैसे होता है? लोग को ट्रेन करके, उन्हें एजुकेट करके, तो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर आ जाए. ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे कर रहा है कैपिटल मार्केट का? ट्रेनिंग्स करनी है, कंडक्ट करने हैं रिसर्च, प्रमोट सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो इनोवेशन फैसिलिटेट कर सके. ये सारे फंक्शंस हैं हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के. आसान है ना. कौन कौन से 3 फंक्शन है? प्रोटेक्टिव, रेगुलेटिव एंड डेवलपमेंट. प्रोटेक्टिव में प्रोटेक्ट कर रहे हैं इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह से. रेगुलेटरी में रेगुलेशंस जो लगाई हैं वो फुलफिल हो रही है, देखना है. जैसे ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई फ़ी है, कोई पेनल्टी है, वो लेवी हो रही है, तो उसे पे करना है. एंड डेवलपमेंट इज थ्रू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैपन्स थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू रिसर्च. यस, एंड ऑल ऑफ दिस इज रिटन ऑन द स्क्रीन. आसान है, डिफिकल्ट तो नहीं है ना. चलिए फिर और बॉडीज के बारे में भी जान लेते हैं. अच्छा, ये तो हमने फंक्शंस देखे सभी के. पावर्स भी देख लेते हैं. पावर्स क्या हैं सभी के? कि अगर कोई लॉ में चेंजेस करने हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो वो सभी करेगी. कोई रिकॉर्ड्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखनी है एनएससी बीएससी कोई भी एक्सचेंज की, तो उस पर एक्सेस कर सकती है सभी. कोई हियरिंग है ना, कोई जजमेंट्स देने हैं मैल प्रैक्टिस रिलेटेड, सेबी के पास वो पावर है. अप्रूव करनी है लिस्टिंग या डीलिस्ट करना है किसी कंपनी को, अगेन इट इज थ्रू सेबी. डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, कोई फाइन्स लगाने हैं, कोई पेनल्टी लगानी है, अगेन पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मैल प्रैक्टिसेस, सेबी हैज द पावर. एंड ऑल्सो रेगुलेट वेरियस इंटरमीडियरीज एंड मिडलमैन, जैसे कि ब्रोकर्स. कौन कर रहा है? सेबी ही ब्रोकर्स जैसी इंटरमीडियरीज को रेगुलेट कर रहे हैं. एक दो बार पढ़ने से यहाँ पे काम हो जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर जो है ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. चलिए बात करते हैं आरबीआई के बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है हमारा, एपेक्स बैंक है ना. ये कब बना था? 1935 में बना था, अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ओके. प्राइमरी पर्पस क्या आरबीआई का? कि वो कंडक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी एंड रेगुलेट करती है, सुपरवाइज करती है फिनेंशियल सेक्टर को. अगेन इसके बारे में हम थोड़ी बहुत बातें क्लास 12th में पढ़कर आए हैं, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. Yes, most importantly कमर्शियल बैंक्स एंड नॉन कमर्शियल फिनेंसिंग कंपनीज इनके अंदर ही फॉल करते हैं. मतलब आरबीआई जो कहेगी वही सारे एनबीएफसीज को भी और बैंक्स को भी फॉलो करना होगा. ओके. इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी. करेंसी कितनी आनी है, कैसे महंगाई बहुत नहीं बढ़ने देनी है, या महंगाई बढ़ गई है तो क्या उपचार किए जा सकते हैं, इन सब के बारे में ध्यान कौन रखता है? आरबीआई. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लग रहा है कि पैसों की तंगी है मार्केट में, ठीक है, तो क्या करेगी आरबीआई? जो उसके पास रिजर्व्स हैं उससे पैसे लोन देना शुरू कर देगी एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसे पहुंच जाए. या फिर अगर मार्केट में ज़्यादा सर्कुलेशन हो रखा है पैसों का, तो उसे वापस बुलाने के लिए क्या करेगी? लोगों को कहेगी कि पैसे मेरे पास जमा कराओ, इस पर मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट बढ़िया दूंगा. ठीक है. या मान लेते हैं इंटरेस्ट, जैसे बैंक है, बैंक को लोन चाहिए, बैंक को पैसे चाहिए आगे लोन देने के लिए, तो वो आरबीआई से लोन ले रही है. अब आरबीआई उसको महंगे दर पे इंटरेस्ट दर पे लोन दे रही है, तो आरबीआई आगे भी आरबीआई ने बैंक को हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसे दिए, लोन दिया, तो अब बैंक भी तो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी लोगों से. लोग कहेंगे हम कम पैसे लेते हैं, है ना. तो इस तरीके से सर्कुलेशन ऑफ मनी का ध्यान रखती है, कब ज्यादा कब कम. कौन? आरबीआई. ठीक है.
मनी सर्कुलेशन इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आए होंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, है ना। तो आरबीआई क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस इट्स डेट इशुएंस एंड इज आल्सो रिस्पांसिबल टू मेंटेन ऑर्डरली कंडीशंस इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट को ही जीसेक बोलते हैं। आरबीआई मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज अंडर फेमा 1999 1999। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है आरबीआई के। आरबीआई लाइसेंस इशू करती है बैंक को कि अगर बैंक जैसे उसे काम करना है तो, ठीक है। बैंक के ब्रांचेस को भी फॉर्मुलेट करती है, इम्प्लीमेंट करती है, रिव्यू करती है प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जैसे कि बेसल नॉर्म्स है, बेसल 2 नॉर्म्स है या फ्रेमवर्क है। इट मेंटेन्स and regulates the reserves of banking sector by stipulating reserve requirement ratio, जिसको हम CRR कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। इतना मेंटेन करना ही है। जैसे इस समय 4.5% है इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, है ना, इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बैंक को ये पैसे रिजर्व बैंक के पास करने होते हैं। सॉरी, इट इज ओनली इन फॉर्म ऑफ कैश, CRR इज ओनली इन फॉर्म ऑफ कैश। जब बैंक जो है आरबीआई के पास कुछ फॉर कैश में ही इतना परसेंट जो भी उसके पास रिजर्व्स हैं उसका 4.5% करंट CRR चल रहा है। मैं सिलेबस में जाएंगे, इट्स फॉर पर्सनल नॉलेज। ये पैसे आरबीआई का जमा करने होते हैं। ऐसे SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक को खुद के पास मेंटेन करने होते हैं। इसमें कैश, लिक्विड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गोल्ड भी हो सकता है, मतलब ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी है। ठीक है, तो बेसिकली मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए किसके पास से आ रहा है, आरबीआई के पास से आ रहा है। इंस्पेक्ट द फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ बैंक्स एंड कीप ट्रैक ऑफ ओवरऑल स्ट्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर। स्ट्रेस बोले तो कि पैसे उन्होंने दिए हैं, बैंक ने दिए हैं, वो वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनपीए तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर स्ट्रेस अकाउंट्स हैं, ऐसे SMA 0, SMA 1, SMA 2 अकाउंट्स होते हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड अकाउंट बनाए जाते हैं एट इन द बैंक। मान लेते हैं 30 दिन हो गए हैं, पैसे आने थे किसी पर्टिकुलर डेट से, बट 30 दिन ओवरड्यू हो गया है तो उसे SMA 0 में डाल देते हैं। ऐसे ही 60 दिन हो गए हैं तो 1 में, ऐसे ही 90 दिन हो गए हैं तो 2 में, और 90 दिन से ज़्यादा हो गया डिफॉल्ट होते हुए तो उसे एनपीए एसेट बोल देते हैं। अगेन इट इज़ फॉर पर्सनल नॉलेज, पर सिंस ये टॉपिक्स आ रहे हैं स्क्रीन पर इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्ट्रेस असेट से रिलेटेड बातचीत कौन बताता है, आरबीआई को। किसको, बैंक को। ओके, ओवरसी करता है लिक्विडेशन, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंशियल कंपनीज का, एनबीएफसीज का। रेगुलेट्स द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट भी है जिसे हम PSSA 2007 बोलते हैं। हम अगेन हमारे सिलेबस में अभी नहीं है, फाइनल में है उसका रेफरेंस। ओके, इट प्रिंट्स, इश्यूज एंड सर्कुलेट्स करेंसी थ्रू आउट द कंट्री लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, तो हम कौन कौन सी 2 रेगुलेटरी बॉडीज पढ़ चुके हैं, सेबी पढ़ाए हैं और आरबीआई भी पढ़ाए हैं। अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम IRDAI बोल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली जैसे सेबी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मैल प्रैक्टिसेस हो रही थी सिक्योरिटीज़ मार्केट में, उसी तरीके से इंश्योरेंस मार्केट में भी बहुत धांधलीबाजी चल रही थी एंड देयरफॉर देयर वाज अ नेसेसिटी कि एक बॉडी बनाई जाए, और 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया अंडर IRDA एक्ट 1999। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी ही है। एजेंडा क्या है, प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योर्ड जिसको हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में हल्की फुल्की बातें कर आए हैं। ठीक है, एंड डेवलप एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इश्यू करती है एडवाइजरी रेगुलेशन टू इंश्योरेंस कंपनीज कि अगर कोई रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस करने हैं। प्रमोट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, बट ऑल्सो कंट्रोल्स द वेरियस चार्जेस एंड रेट्स। प्रमोट तो करती है कि लोग इंश्योरेंस कराएं, बट कहीं ना कहीं रेट्स पे कंट्रोल रखती है कि टू मच कर दोगे तो अगेन पॉलिसी होल्डर इन जनरल, जनता के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा एंड दे डोंट वांट दैट, गवर्नमेंट डज नॉट वांट दैट। करेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर ट्रीटमेंट हो, प्रोटेक्ट किया जा सके इंटरेस्ट ऑफ इंश्योरेंस होल्डर, रेगुलेट किया जा सके इंश्योरेंस कंपनीज को, और इंडस्ट्री की फिनेंशियल साउंडनेस को भी, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की फिनेंशियल साउंडनेस को भी। फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन सो दैट देयर इज नो एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब कोई चीज अनक्लियर है, जैसे समथिंग दैट इज नॉट क्लियर इज एम्बिग्विटी। ऐसा ना हो कि एम्बिग्विटी रहे, इसलिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस निकालता है कौन, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं IRDA के? ग्रांटिंग, रिन्यूइंग, कैंसलिंग और मॉडिफाइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। जैसे लाइसेंस RBI के थ्रू बैंक को, NBFC को मिलता है, वैसे ही इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज बनती हैं। तो वहाँ पे अगर कोई चेंजेस होने हैं, किसी का लाइसेंस हटाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो कौन कर रहा है? IRDA कर रहा है। कोई चार्जेस, फी लगानी है IRDA एक्ट के अंदर, कौन कर रहा है? ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही कर रही है। कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई इंस्पेक्शन करना है, कोई ऑडिट करना है किसी इंश्योरेंस कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इंडस्ट्री के अंदर, स्पेसिफाई कि कैसे काम करना है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एंड प्रोवाइडिंग क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग टू इंटरमीडियरीज लाइक इंश्योरेंस एजेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है इंश्योरेंस प्रीमियम रेट, टर्म्स एंड कंडीशन एंड अदर बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स। ऐसे हवा में कोई बातें नहीं हो सकती, इट इज ऑल रेगुलेटेड। Okay, and provide a grievance redressal forum and protect the interest of policy holder. This was about IRDA. Now let's talk about Pension Funds Regulatory and Development Authority, PFRDA। वहाँ पे इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी था 1999 में। अब हमारे पास 2013 में PFRDA एक्ट के अंदर पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई एज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एजेंडा क्या है? पेंशन इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है। ठीक है, तो PFRDA कवर्स ओनली फॉर एम्प्लॉयज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि उन्हीं को पेंशन मिलने वाली है, बट लेटर इट सर्विसेज सारे सिटीजन्स को लग मिलने वाली, पहले खाली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती थी। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना इनकम सिक्योरिटी, ओल्ड एज में जब रिटायर हो गया तब पैसे की सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी है, एंड डेवलपिंग पेंशन फंड्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सब्सक्राइबर टू द पेंशन स्कीम। क्योंकि आज कुछ ओल्ड लोगों को जो बिलो सर्टेन लेवल फॉल करते हैं, उनको भी पेंशन सरकार देती है। दैट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड जो पेंशन ले रही है सरकार से 3-4 हज़ार रुपये महीना टाइप्स। ठीक है, अब नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर, NPS के अंदर, गवर्नमेंट इज मैनेज बाय, मतलब बेसिकली NPS जो है, नेशनल पेंशन स्कीम है, वो PFRDA द्वारा ही मैनेज की जाती है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कस्टोडियंस एंड ट्रस्टी बैंक्स। जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है PFRDA की, वो परफॉर्म करती है रिकॉर्ड कीपिंग, सारे रिकॉर्ड्स की, कितने पैसे आए, कितने पेंशन देनी है मंथली एटसेट्रा, एंड प्रोवाइडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टमर सर्विसेज। जो भी पेंशन को सब्सक्राइब किया हुआ है जिन लोगों के, उस रिकॉर्ड की मेंटेनिंग कौन कर रहा है? PFRDA कर रहा है। ये रिकॉर्ड है, उसका नाम क्या है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, CRKA या CRA। ओके, फंक्शंस क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, कोई इंक्वायरी बैठनी है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना है किसी इंटरमीडियरी का, किसी अदर पार्टिसिपेंट का, जो पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड टू पेंशन उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ताकि रिटायरमेंट में जो सेविंग्स एटसेट्रा है, लोगों को अपनी दिनचर्या चलाने के लिए जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वंस दे स्टॉप वर्किंग, उस पर काम किया जा रहा है। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंटरमीडियरीज एंड सब्सक्राइबर्स ऑफ पेंशन फंड, registering and regulating intermediaries, protecting the interest of pension users, stipulating guidelines for investment of pension funds, formulating code of conduct, standard of practices, terms, everything related to pension is taken care by whom? Pension Fund Regulatory and Development Authority of India. Now let's talk about AMFI, that is Association of Mutual Funds in India. ओके, म्यूचुअल फंड के लिए भी अगेन यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, एंड देयरफॉर एसोसिएशन बनाया गया 1995 में, 1995 में, मतलब इंश्योरेंस से पहले आ गया था ये। ठीक है, एक NPO है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से MCQ पूछा जा सकता है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटरी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। प्रोफेशनल और एथिकल प्रैक्टिसेस जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है उस पर फोकस करा जा रहा है, लोगों को बता रहे हैं कि भैया म्यूचुअल फंड इम्पॉर्टेंट है, बट येस ऑफ कोर्स उस पर भी रिस्क ज़रूर है, तो लोगों को एक इन्फॉर्म्ड एजुकेटेड डिसीजन लेना चाहिए। जो हमारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया है, इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड सेक्टर इन इंडिया।
ओके तो इट इज अ डिवीजन किसका, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड का ही डिवीजन है। तो आपसे पूछेंगे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया किसका डिवीजन है, सेबी का ही डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट का ही डिसीजन है। मोस्ट म्यूचुअल फंड फॉर्म्स इन इंडिया आर इट्स मेंबर्स, या तो सेबी की या तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ओके या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। MFI ensures smooth functioning of mutual fund industry by implementing ethical standards। एक अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना है। दोनों फंड हाउसेस को भी, इन्वेस्टर्स को भी इनको फॉलो करने हैं। जो ज़्यादातर असेट हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं या फंड हाउसेज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, वो AMFI के पार्ट हैं। और जो रजिस्टर्ड AMCs हैं उनको जो भी असेट मैनेजमेंट कंपनीज है बेसिकली, वो जो भी रूल्स रेगुलेशन एथिक्स स्टैंडर्ड गाइडलाइंस एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने दे रखी है वो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को, ओके और जो कोड ऑफ एथिक्स है वो है इंटीग्रिटी, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस, जो काम कर रहे हो वो ढंग से करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर्स, जो भी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास अकाउंट में डिस्क्लोजर्स होते हैं ऐसे इनको भी डिस्क्लोजर्स फुलफिल करने पड़ेंगे एज पर द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, ओके चाहे वो बेचने से रिलेटेड हो चाहे खरीदने से रिलेटेड हो। And the Association of Mutual Fund of India updates the net asset value of funds on daily basis। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन, जो नेट असेट वैल्यू है NAV है जो किसी भी एसेट का, वो कितने कब होता है अपडेट, रोज होता है। और कौन करता है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया करता है, ये इम्पोर्टेंट है। Okay, it also has streamlined the process of searching mutual fund distributors। किसके थ्रू म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट होगा उस रिलेटेड भी बातचीत कौन कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ही कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब MCA मिनिस्ट्री विद इन द गवर्नमेंट है, ओके रेगुलेट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, प्राइमरीली जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट 2013 है ना, या कोई कंपनीज एक्ट 1956 है, जो भी लेजिस्लेटर कंपनी से रिलेट करता है। एक ऐसा ढांचा बनाता है MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो कि रूल्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू कंपनीज और उसकी फंक्शनिंग या कॉर्पोरेट लॉ के अकॉर्डेंस में बनाया जाता है। एजेंडा क्या है MCA का, कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, मतलब जो इंटरेस्ट है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है बिजनेस के अंदर, उनका इंटरेस्ट बचाया जा सके, ओके और एक कंपेटिटिव और फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके ताकि ग्रोथ भी हो और डेवलपमेंट भी हो कंपनीज की। कौन कर रहा है ये सारा काम, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर रहा है, दैट इज MCA। ठीक है, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC अंकल, अगर आपने कभी मेरे साथ बिजनेस स्टडीज पढ़ी हो क्लास 11 में, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म, बट एनी विच वेज इफ यू हैवंट स्टडीड नो प्रॉब्लम। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं, MCA में ही रहता है। एक ऐसी बॉडी है जो MCA के अंडर आती है, ROC। ROC के पास जैसे कंपनी जब बन रही होती है, कुछ चेंजेस होते हैं MOA एक्सेट्रा में, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ROC के पास जाती है और ROC ही इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देता है जब कंपनी बन रही होती है। ये सब बातें आप क्लास 11 में पढ़ कर आए हो। तो जिन जिन लोगों को ये लगता था क्लास 11-12 में कि बिजनेस स्टडीज तो एकदम ऐसा सब्जेक्ट है, आई होप नाउ यू आर फीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। yes any which ways it is not to make you feel regret, just trying to help you understand कि आप जो पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आज तो उसकी वैल्यू है ही, क्योंकि आपको एग्जाम में काम आने वाला है, फ्यूचर में भी वो टॉपिक काम आ सकता है आपके, ओके ओके दैट हैज अथॉरिटी टू रजिस्टर द कंपनीज। MCA के पास ही रजिस्टर करने की अथॉरिटी है थ्रू ROC, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। The issuance of securities by companies also come under the purview of Companies Act. Now let's come to the last regulatory body, that is NHB। बस आज का सेशन और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। Let's talk about National Housing Bank, NHB again एपेक्स रेगुलेटरी, मतलब हाईएस्ट रेगुलेटरी बॉडी है, ओवरऑल रेगुलेशन जो कि हाउसिंग फिनेंस कंपनीज, मतलब जो फिनेंस कंपनीज पैसे उधार देती हैं रिलेटेड टू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, एंड इट इज अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे सेबी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया था, उसी तरीके से
जो NHB है, it comes under Ministry of Finance and Government of India. Okay, it is under the jurisdiction of, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, it was set up on 9th of July 1988 under NHB Act 1987. ये लर्न करना पड़ेगा आपको, इसलिए मैं लिख रही हूँ और मैं नोट्स आपके साथ लॉ वाई CM में दिशा दुआ ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। प्राइमरी फंक्शन क्या है NHB का, कि ऑपरेट किया जा सके एज अ प्रिंसिपल एजेंसी जो कि प्रमोट करेगी हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, दोनों लोकल और रीजनल लेवल पर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज इंस्टीट्यूशन जो भी लोकल या रीजनल लेवल पर है उनको, और उन्हें प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल और जो भी सपोर्ट इंस्टीट्यूशन को चाहिए अपना काम ढंग से परफॉर्म करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसी के साथ हमारा जो बॉडीज है वो हो गई है डन, बट ये एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, इसे फिनिश करते हैं और ये चैप्टर हो जाएगा डन, दैट इज प्राइमरी एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखो, आज मॉडर्न दिनों की बातें करी जाए तो जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं, ओके, वो ह्यूमन बिहेवियर से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, दस नेसेसिटेटिंग कि लॉ की ज़रूरत है, इसलिए कांस्टेंट नीड है लेजिस्लेशन करने की। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर बनाया जाता है। और क्योंकि हम मोर डायनेमिक सोसाइटी की ओर मूव कर रहे हैं, इस वजह से जो गवर्नेंस है उन सबका मॉडर्न कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ या डेलीगेटेड पावर्स के साथ जो भी चेंजेस करने की ज़रूरत है उन्हें चेंज करना चाहिए, और इसलिए हमारे पास प्राइमरी और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर आ जा रहा है। प्राइमरी इज that derives its source from the enactments, जो कि पार्लियामेंट से कोई एक्ट आया है उसके थ्रू जब सोर्स है तो इट इज प्राइमरी लेजिस्लेशन, ओके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 से एम्पावर्ड रहेगा। उसी के साथ प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट एट सेंटर, गवर्नर एट स्टेट लेवल, जो भी उनकी लिमिटेड पावर्स हैं, अकॉर्डिंगली थ्रू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग केस ऑफ इमरजेंसीज या अर्जेंसीज पास कर दी जाएंगी। जैसे नाम बोल रहा है वैसा ही है। सेकेंडरी लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या है, जब ग्रास रूट लेवल पर, ठीक है, आप कोई चेंज करना चाह रहे हैं टू द एग्जिस्टिंग लॉ, जरूरी हो गया है, तभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आ जा रहा है। प्रोविजन क्या है सेकेंडरी लेजिस्लेशन का, उसके बारे में भी बातचीत किस में कर रखी है, संविधान के अगेंस्ट तुम जा ही नहीं सकते, इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950। तो आर्टिकल 13.13 बोल रहा है लॉज में ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, सब कुछ आ जा रहा है। ये सब कुछ क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, कुछ नया नहीं पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट इट ऑलरेडी, पढ़ा है ना, याद है ना आपको। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन दे रखे हैं जो इलस्ट्रेट कर रहा है पावर ऑफ डेलीगेशन, आगे डेलीगेट कर रहा है पावर अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312 लर्न नॉट notwithstanding anything in chapter 6 of part 6 or part 11. Chapter 6 of part 6 is related to what? District. Yes, if the council of states बोलते Rajya Sabha has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the members present and voting that it is necessary or expedient in national interest to do so. ओके, डेलीगेशन तब करेंगे जब राज्यसभा से ओके आ गया है और नेशन के इंटरेस्ट के लिए पावर डेलीगेट करी जा रही है। पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें जुडिशियल सर्विसेज आ सकती है सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। बस इतनी बात हम समझ लेंगे तो हमारे लिए ओके, इससे ज़्यादा डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे। Okay, Supreme Court of India in the Gwalior Rayon Mills Manufacturing Company versus Assistant Commissioner of Sales Tax and others. The legislature became, because of limitation imposed upon by the time factor, hardly go into matters of detail. Provision is therefore made for delegated legislation
टू ऑब्टेन फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों आए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? ताकि फ्लेक्सिबिलिटी हो पाए, इलास्टिसिटी हो पाए, एक्सपीडिशन मतलब चीजें फास्टर हो पाए, और अपॉर्चुनिटी मिले एक्सपेरिमेंटेशन की। ओके जो प्रैक्टिस है ऑफ एम्पावरिंग द एग्जीक्यूटिव टू मेक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन विद प्रिस्क्राइब्ड स्फेयर, इससे ज़्यादा बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते एग्जीक्यूशन को जो पावर दे रहे हो आप। इवॉल्व आउट ऑफ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट थी इसलिए, एंड प्रेगमेटिक नीड्स ऑफ मॉडर्न वेलफेयर, इस वजह से सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की रिक्वायरमेंट दिख रही है। Okay, most of the enactments provide for power of making rules, regulation, etc. इसको just once read कर देंगे and you will be sorted with this one. but इससे ज़्यादा हम ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे इस टॉपिक की, क्योंकि हमने इससे ज़्यादा अगर हम डिटेल में जाएंगे इट विल बी टू मच फॉर अस। ओके यहाँ पर हो जाता है ये चैप्टर खत्म और एक क्वेश्चन देख के वी विल कंक्लूड। Secondary subordinate legislation cannot go beyond the ambit of the act and the Constitution of India और directive principles of the state policy। of course संविधान की अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे, बट उसी के साथ साथ जो एक्ट में लिखा है उसकी भी अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे। yes, therefore the answer is B in here। ठीक है, ये important है। now लोकल गवर्नेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में बता रखा है कि एडिक्वेट अथॉरिटी लोकल लेवल पे भी दी जा रही है। ऐसे पार्ट 9 में पंचायत सिस्टम के बारे में बात हो रखी है और पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में बात हो रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों बॉडीज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का। कौन? पंचायत सिस्टम 9 के अंदर और 9A के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, कोविड-19 के बाद हमें डेफिनेटली दिखा कि जो रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, ऐसी सिचुएशंस के लिए, कोविड जैसी सिचुएशंस के लिए, ओके तो ये प्रॉब्लम ला सकती है पार्लियामेंट के लिए। इसलिए लोकलाइज मैनर में पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को समझते हुए सॉल्यूशंस निकालने जरूरी हैं। ओके अब म्यूनिसिपैलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर अथॉरिटी अंडर विच पार्ट? 9A। यस इट इज 9A। 9 के अंदर हमारे पास पंचायत सिस्टम है और जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं वो है 9A के अंदर। अभी भी पढ़ा हमने, है ना? बस with this guys we are done with this chapter and 10% of our syllabus is also done। तो हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया जहाँ हम 30% सिलेबस कर गए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया जहाँ 20% कर गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किया जहाँ फिर से 20% कर गए। इसी के साथ आपका 70% सिलेबस हो गया था और आज 10% और कर लिया और हमारा 80% सिलेबस इज डन। बिजनेस लॉज हो गया है फिनिश, फर्स्ट 4 मॉड्यूल्स डन हो गए हैं। अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपके साथ बिजनेस कम्युनिकेशन करूँगी जहाँ भी हमें लगभग 5 सेशन लगेंगे। 20% सिलेबस जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन कवर करता है। तो चलो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। Till then, keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today. Bye-bye, guys. Keep pouring your love in the comment box and let's rock on. Bye-bye.